ए टू जेड सेंटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जेंट्स शर्ट कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं, जिसमें हम शर्ट कटिंग करने के लिए फ्रंट कटिंग किस तरह से की जाएगी, बैक कटिंग शोल्डर के साथ करना हो तो किस तरह से की जाएगी, आर्म कटिंग किस तरह से की जाएगी, इसके अलावा स्टिचिंग में पॉकेट हमें किस तरह से फिट करना होता है, कॉलर किस तरह से लगाई जाती है, कफ किस तरह से लगाया जाता है। इसके अलावा शर्ट को यदि हमें बिना इंटरलॉक के कहीं पर भी यदि हमें इंटरलॉक नहीं करना हो तो किस तरह से स्टिचिंग की जाएगी, सब कुछ समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, बड़ा वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले शर्ट की लेंथ देखी जाए तो 29 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए। चेस्ट 39 है, शोल्डर 19 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए। आर्म या आस्तीन 25 इंच है। टमी या पेट 37 इंच है। और यदि कस्टमर की हिप ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में आपको हिप का मेजरमेंट भी लेना होगा, जो कि 41 इंच है। और कॉलर 16 इंच है। सबसे पहले हमें कुछ कैलकुलेशन करना होती है जो हम पहले ही कर लेते हैं। जैसे कि चेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना होता है, तो चेस्ट 39 है। 39 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है। चलिए 9.25 इंच हमने पहले ही लिख लिया है। शोल्डर 19 इंच है। 19 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 9.5 इंच आता है। चलिए पहले हम इसे भी लिख लेते हैं। इसके अलावा टमी 37 इंच है, पेट 37 है। 37 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 9.25 इंच आया है। और हिप को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 41 इंच है। 41 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 10.25 इंच आता है। तो जब भी आप शर्ट कटिंग करें तो बेसिक कैलकुलेशन पहले कर लीजिए। कस्टमर का हमारे कॉलर 16 इंच है, तो यदि 16 इंच की कॉलर है तो गला वहाँ पर 3 इंच का काटा जाता है। नॉर्मली यदि कस्टमर की कॉलर 14 से कम होती है तो वहाँ पर गला 2.5 इंच का काटा जाता है। 14 से लेकर के 16 तक होती है तो वहाँ पर गला 3.25 इंच काटा जाता है। बट यहाँ पर कॉलर कितनी है, 16 इंच है, तो गले के लिए वहाँ पर हमें 3 इंच काटना होगा। किस तरह से कंप्लीट कटिंग होगी वह भी हम समझेंगे। सबसे पहले कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें उल्टा बिछा देना है, क्योंकि सभी मार्किंग उल्टे कपड़े पर होती है। देखिए हमारे पास जो कपड़ा है वो 45 पन्ने का कपड़ा है और 2 मीटर कपड़ा है। इसका पन्ना ज़्यादा है, इसलिए देखिए कपड़े को हमने पहले इस तरह से बिछा लिया है। चलिए नॉर्मली जो शर्ट का कपड़ा होता है वो 2.25 मीटर हमें लगता है, 36 पन्ने का होता है। तो सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर देना है। रेशेदार कपड़े को हमने अलग कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमें प्लेट के लिए मार्किंग करना है, तो 2.5 इंच पर कोर को हटाते हुए नॉर्मली हमें 2 इंच लेना होता है, बट कोर भी आ रही है तो 2.5 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया है। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें प्लेट की मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2.5 इंच का हमने मार्क किया है। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ बहुत आसान तरह से समझ में आने वाला है। देखिए हमारे शर्ट की लेंथ 29 इंच है और आधा इंच हमारा दामन में जाएगा, क्योंकि ओपन शर्ट एप्पल कटिंग कर रहे हैं। और आधा इंच ऊपर हमारा शोल्डर में दबता है, तो 1 इंच हमें बढ़ा कर लेना है। आधा इंच दामन में जाएगा और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 30 इंच पर हमने मार्क किया है। चलिए अब हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है। कस्टमर का चेस्ट 39 इंच है। 39 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.25 इंच आता है, जो कि हमने पहले ही वहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया था स्टार्टिंग में। देखिए कस्टमर का चेस्ट 39 है, 39 को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया, तो 9.25 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है। अब कस्टमर को जो शर्ट चाहिए थोड़ा फिटिंग चाहिए, फिटिंग के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आधा इंच कम कर दे रहे हैं। 9.25 इंच से आधा इंच कम किया तो 9.25 इंच पर हमने यहाँ पर चेस्ट का मार्क किया है। यदि कस्टमर को लूज शर्ट चाहिए हो तो फिर आप 9.25 इंच पर ही मार्क कर दीजिए। चूँकि फिटिंग शर्ट चाहिए तो हमने आधा इंच कम कर दिया है। पेट के लिए 16.5 इंच पर हमने मार्क किया है और हिप के लिए 25.5 इंच पर मार्क किया जाता है। चलिए सभी मार्क को सीधा करने के लिए एक एक मार्क हम और कर लेते हैं। सबसे पहले लंबाई का 30 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर चेस्ट के लिए 9.25 इंच पर मार्क किया है। पेट के लिए 16.5 इंच पर और हिप के लिए 25.5 इंच पर मार्क किया है। सभी मार्क को हमें सीधा कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अब हमारे पास कस्टमर की कॉलर 16 इंच है,
16 इंच है तो 3 इंच का यहाँ पर हमें गोलाई देना होगी, गला देना होगा। 3-3 इंच पर मार्क किया है दोनों तरफ से। और यहाँ पर शोल्डर 19 या 19 इंच है, 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आता है, पाव इंच सिलाई में जाएगा तो 9.25 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच का यहाँ हमें झुकाव देना होता है तो 2 इंच पर हमने झुकाव दे दिया है। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है तो आर्म होल के लिए कितने पे मार्क आएगा, चेस्ट 39 है, 39 को 4 से डिवाइड किया तो 9.10 आया, 9.10 पर हमने एक मार्क कर दिया है। 2 इंच की यहाँ लूजिंग देना होती है तो 9.10 और 2 इंच 12.5 इंच हो चुका है। देखिए 12.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हमें टमी या पेट के लिए मार्क करना है। टमी कितनी थी, 37 थी, 37 को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया, 9.25 इंच पर एक मार्क किया। 2 इंच यहाँ भी लूजिंग दी जाएगी तो 11.25 इंच यहाँ पर पेट के लिए मार्क आ चुका है। देखिए इस तरह से पेट का मार्क आया है। देखिए 37 को 4 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया और 2 इंच की लूजिंग यहाँ पर हो गई। और हिप देखिए 41 इंच है, 41 को 2 से डिवाइड किया तो 10.25 इंच आया और 2 इंच वहाँ पे लूजिंग हो गई। तो टोटल यहाँ पर हिप के लिए 12.25 इंच पर मार्क होगा। तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। देखिए हिप के लिए 12.25 इंच पर यहाँ एक मार्क होगा। इसी मार्क के अकॉर्डिंग नीचे हमें एक मार्क 12.25 इंच पर ही करना होगा जो कि हमारा हिप का मार्क आया है। अब देखिए यहाँ पर गोलाई किस तरह से दी जाएगी, तो यदि आप इस तरह से मार्क करते हैं तो आपकी गोलाई एकदम परफेक्ट आ जाएगी। देखिए इस तरह से कस्टमर को आपकी शर्ट की फिटिंग एकदम प्रॉपर रहेगी। देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग रहेगी। अब जो हमारी हिप आई थी 12.25 इंच आई थी, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। फ्रंट की चौड़ाई कितनी आई है, 12.25 इंच आई है, क्योंकि जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो 12.25 इंच पर ही नीचे की तरफ भी हमने मार्क कर दिया है और यहाँ से इस मार्क को हमें मिला देना है। देखिए यहाँ से हिप से नीचे की तरफ हमने मार्क को मिला दिया है। अब चूंकि हम ओपन शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो 2 इंच का यहाँ पर राउंड देना होता है और यहाँ पर इस तरह से शेप दी जाती है। तो देखिए एप्पल शर्ट के लिए इस तरह से हमें शेप देना होता है। तो हमारा शेप भी हो चुका है। अब ऊपर की तरफ से किस तरह से मार्क किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आर्म होल का मार्क है उसे शोल्डर के मार्क से हमें मिला देना है। अब शोल्डर के मार्क को गले के मार्क से इस तरह से मिला देना है और इसे हमें यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। अभी गले में हमें इस तरह से राउंड देना होता है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर गोलाई दे देते हैं। देखिए इस तरह से गले में गोलाई दी है। गला हमने 3 इंच का रखा है। अंदर की तरफ हमारे शर्ट की फिटिंग अच्छी रहे तो आधा इंच कम करते हुए एक मार्क यहाँ करना होता है ताकि हमारी आस्तीन एकदम अच्छे से बैठ जाए और यहाँ पर इस तरह से गोलाई दी जाती है। चलिए इस तरह से हमने गोलाई दे दी। हमारी फ्रंट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पर हमारी फ्रंट की एकदम परफेक्ट हमने सभी मार्किंग करते हुए कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। इस वीडियो में हमने हर एक स्टेप को बहुत ही आसान तरह से समझाने की कोशिश की है। इस शर्ट की स्टिचिंग भी आगे चलकर हम करने वाले ताकि आपको शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। चलिए इस तरह से जिस तरह से हमने मार्किंग की है सिंपल सी उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों यह तो हमारी सिंपल सी फ्रंट कटिंग हो गई है। अब हमें बैक कटिंग करना है। तो बैक कटिंग के लिए हमें बैक के साथ शोल्डर की कटिंग भी करना है। तो किस तरह से कपड़े को बिछाया जाएगा, किस तरह से शोल्डर की मार्किंग होगी वह भी हम समझेंगे। देखिए हमारी फ्रंट कटिंग हो चुकी है। अब हमने आपको पहले ही कहा था हमारे फ्रंट की चौड़ाई कितनी है, 12.25 इंच है, 12.25 इंच है। अब हमारी जो बैक कटती है वो फ्रंट से आधे से 1.25 इंच कम कटती है। तो कोर को हटाते हुए कम से कम हमारे पास 11.5 से 12.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। देखिए कोर को काटते हुए कम से 11.5 से 12.25 इंच कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी फ्रंट की चौड़ाई कितनी आई थी, 12.25 इंच। बैक हमारी आधा इंच कम कटती है। सबसे पहले देखिए ऊपर हमें यहाँ पर शोल्डर भी कटिंग करना है। तो एक मार्क हमने यहाँ कर लिया है। शोल्डर यदि आपको कटिंग करना हो तो हमने आगे की गोलाई कितनी दी थी, 3 इंच दिया था आगे की तरफ। तो पीछे शोल्डर में हमें 1/4 इंच बढ़ा देना है। यदि आपने 3.25 इंच दिया था तो यहाँ पर 3 इंच दीजिए। आगे हमने 3 इंच दिया था तो यहाँ 3.25 इंच दिया है। यहाँ 1.5 इंच एक गोलाई के लिए मार्क किया है और 3 इंच पर जो मार्क किया है वहाँ से फ्रंट को रखा जाएगा। देखिए फ्रंट को किस तरह से रखा जाएगा सबसे पहले हम समझ लेते हैं।
देखिए जो 3 इंच का हमने मार्क किया है उससे मिलाते हुए यहाँ पर हमने फ्रंट को जमा लिया है। आगे की तरफ आप देखिए हमने फ्रंट को आधा इंच आगे की तरफ कर दिया है। देखिए आधा इंच आगे की तरफ कर दिया है, जिससे हमारी जो बैक रहेगी वो आधा इंच कम कटेगी। देखिए आप किस तरह से कंप्लीट मार्किंग होगी समझ लेते हैं। यहाँ आगे की तरफ हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब हमें शोल्डर का मार्क कर लेना है। 19 या 19 इंच हमारा शोल्डर है। 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 और पाव इंच सिलाई में जाएगा, तो 9.25 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से शोल्डर के मार्क को मिलाते हुए इस तरह से सिंपल सी हमें गोलाई दे देना है। चलिए यहाँ पर हमारी सिंपल सी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें देखिए यहाँ पर भी 3 इंच का एक मार्क करना होगा। जिस तरह से आगे की तरफ हमने 3 इंच ऊपर रखा है शोल्डर को, तो 3 इंच पर एक मार्क यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से गले के लिए हमें गोलाई दे देना है। देखिए सिंपल सी यहाँ पर इस तरह से यदि हम कटिंग करते हैं तो देखिए साथ में एक सूत कम यहाँ पर आया फ्रंट, और शोल्डर भी देखिए साथ में एक सूत कम आया है। दैट मीन जब आप शोल्डर से फ्रंट को जोड़ेंगे तो एकदम परफेक्ट वहाँ पर दोनों बराबर आएंगे। अब देखिए हमारे पास जो बैक होती है हल्की सी छोटी कटती है, तो पहले हमने एकदम बराबरी पर मार्क किया है। अभी जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से जस्ट अभी हमारा शोल्डर भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए शोल्डर की कटिंग भी हमारी बैक के साथ ही हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कोई आपने न्यू इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए हल्का सा हमने यहाँ पर छोटा काटा है बैक को, ताकि हमारी बैक झोल नहीं खाए। चलिए अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन कटिंग करने के लिए जितना हमने आर्म होल दिया था आगे की तरफ 9.25 इंच दिया था, तो जितना हमने आर्म होल दिया है उतनी ही चौड़ाई की हमारी आस्तीन होना चाहिए। तो 9.25 इंच पर हमें यहाँ पर पहले हम मेज़र कर लेते हैं। कोर को हटाते हुए 9.25 इंच पर एक मार्क कर देना है। 3 इंच की हमें गोलाई देना होती है, तो 3 इंच पर एक मार्क किया है। अब देखिए हमारी आस्तीन की लंबाई कितनी है, 25 इंच है। आगे जो सिलाई में दबेगा उसे ऑलरेडी हमने छोड़ दिया है। देखिए आधा इंच सिलाई में जाएगा। अब हमारी आस्तीन कितनी है, 25 इंच है। यदि 24 से ज़्यादा इंच आस्तीन की लंबाई होती है तो वहाँ पर हमें जो कफ फिट करना होता है वो 3 इंच का फिट करना होता है। यदि आप कफ 3 इंच का फिट कर रहे हैं तो जो भी आस्तीन की लंबाई है उसमें से आप 2 इंच माइनस कर दीजिए। यदि आप 2 इंच माइनस कर देते हैं तो आपकी 3 इंच का जब कफ बैठेगा तो आस्तीन की लंबाई वहाँ पे 25 इंच आ जाएगी। यदि आप 2.5 इंच का कफ लगाते हैं तो वहाँ पर फिर आप 1.5 इंच कम कर लीजिए। देखिए कस्टमर को हमें थोड़ा लूज शर्ट बनाना है, तो यहाँ पर हम 6 इंच पर एक मार्क कर रहे हैं। यदि उसे थोड़ा फिटिंग चाहिए होता तो आप इसे 5.25 पर लगा सकते थे इस मार्क को। चलिए 6 इंच पर हमने एक मार्क लगा दिया है। अब इस मार्क को जो हमने यहाँ पर मार्क लगाया था आर्म होल के लिए 9.25 इंच पर, उस मार्क से मिला दिया है। अब हमें यहाँ पर शेप देना होगा, तो शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, 2.5 इंच पर एक मार्क कर लिया है और 2.5 इंच से ऊपर की तरफ इस तरह से हमें गोलाई देते हुए इस तरह से शेप दे देना है। चलिए और यहाँ पर हमें आस्तीन में थोड़ा फिटिंग चाहिए, तो इस तरह से यदि आप गोलाई दे देते हैं तो जो आपकी आस्तीन है उसमें फिटिंग अच्छे से हो जाएगी और कस्टमर को एकदम अच्छे से फिट होगी। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए आपको वहाँ पर कटिंग करना है ताकि आपकी आस्तीन की फिटिंग एकदम परफेक्ट रहे। चलिए अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें आस्तीन की कटिंग कर देना है। अभी आस्तीन कटिंग करने के बाद हमें आस्तीन पट्टी के लिए भी कटिंग करना होगी और आस्तीन में गोलाई भी देना होगी। तो किस तरह से दिया जाएगा वह भी हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम आस्तीन पट्टी के कटिंग के लिए हमें इसका 1/4 कर लेना है। तो देखिए इसका 1/4 कर लिया। जो आस्तीन पट्टी बनाई जाती है वो पीछे की तरफ बनाई जाती है। देखिए पीछे की तरफ है, तो जो 1/4 है उससे आधा इंच आगे की तरफ 5.25 इंच की हमें आस्तीन पट्टी बनाना होती है। तो 5.25 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है। इस तरह से यहाँ पर 5.25 इंच की हमारी आस्तीन पट्टी के लिए कटिंग हो जाएगी। देखिए जो आस्तीन पट्टी बनाई जाती है वो पीछे की तरफ बनाई जाती है, इसका आप ध्यान रखिए यदि आप बिगिनर से हैं तो। और यहाँ पर आस्तीन में इस तरह से हमें शेप देना होता है, तो अभी हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। देखिए इस तरह से हमें शेप देना होता है। यदि आप बिगिनर से है तो पहले इस तरह से चौक से मार्किंग कर लीजिए ताकि शेप आपका एकदम परफेक्ट रहे।
और हल्का सा आप इसे ऊपर से शेप दे दीजिए ताकि आपके आस्तीन की जो गोलाई है वो अच्छे से फिट हो और आपके आस्तीन एक बार में ही अच्छे से फिट हो जाए। चलिए अभी हम इसका शेप देख लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट शेप आया है। तो इस तरह से आपके आस्तीन की कटिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए वैसे तो शोल्डर की कटिंग हमने बैक के साथ कर लिया था, बट यदि आपको एक्स्ट्रा शोल्डर लगाना हो तो उसके लिए किस तरह से कटिंग होगी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने सभी डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर दिया है। देखिए शोल्डर की लंबाई हमारी कितनी है, 19 इंच है। 19 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आता है और 5 इंच सिलाई में जाएगा तो 9.25 इंच हमारे पास शोल्डर की लंबाई होना चाहिए। तो देखिए कपड़े को हमने इस तरह से लिया है। 9.25 इंच यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेते हैं। या हम एक एक्सटर्नल शोल्डर लगा रहे हैं। वैसे तो शोल्डर हमारे बैक के साथ ही आ चुका है। शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखी जाती है तो 6 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है। अब देखिए जो 6 इंच पर हमने मार्क किया है उसे इस तरह से मिलाते हुए जो बैक के साथ शोल्डर आया था उसके बराबर ही हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल शोल्डर आ जाएगा जिससे हमारे पास शोल्डर में मजबूती भी हो जाएगी। यदि आपको डिज़ाइनर शोल्डर काटना हो तो भी आप इस तरह से काट सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी शोल्डर की कटिंग भी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी शर्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग के बारे में समझ लेते हैं किस तरह से स्टिचिंग की जाएगी और हर एक स्टेप को हम बहुत आसान तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्टिचिंग करने के लिए हमारे पास जो कॉलर है वो 16 इंच की कॉलर है और जो कफ है, चलिए पहले हम कफ को भी मेज़र कर लेते हैं। तो 9.25 इंच के हम यहाँ पर कफ लगा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कफ को लगा लेते हैं। कफ को लगाने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यदि आप बिगिनर से हैं तो देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि कफ में नीचे हल्का सा कपड़ा दबता है तो करीब आधा इंच कपड़ा कम से कम वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह से कफ को हमने आधा इंच, आधे से 1 इंच आगे की तरफ कर दिया है ताकि वहाँ पर नीचे सिलाई में कपड़ा दब सके। चलिए कफ हमने चिपका लिया है। अब हमें कॉलर को चिपकाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पहले हमने मोड़ दिया है क्योंकि यह जो हिस्सा है यह सिलाई में दब जाएगा। देखिए इस तरह से। और कॉलर को चिपकाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये हमारा स्टैंड है। पहले हम स्टैंड को चिपका लेते हैं। स्टैंड को भी चिपकाने के लिए करीब आधा इंच कपड़ा आपको छोड़ना होगा क्योंकि वहाँ पर सिलाई में कपड़ा दबेगा, तो आधा इंच हमने छोड़ दिया है। और यहाँ पर भी हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए आप इस टॉप को भी पहले लगा लीजिए। देखिए इस तरह से हमारी कॉलर चिपक चुकी है। चलिए अब कॉलर में हमारी क्या होता है, कई बार कॉलर हमारी मुड़ जाती है तो उसके लिए हम यहाँ पर हल्का सा देखिए कैनवास का टुकड़ा लगा रहे हैं जिससे हमारी कॉलर आगे चलकर मुड़ेगी नहीं और अच्छे शेप में रहेगी। चलिए अब हमें प्लेट चिपकाना है। तो प्लेट चिपकाने के लिए पहले ही इसके ऊपर हमने मार्क कर लिया है। और प्लेट चिपकाने से पहले आप कैनवास को ज़रूर धो लीजिए। होता क्या है, कई बार आप यूँ ही प्लेट चिपका देते हैं तो आपका कैनवास सिकुड़ जाता है और यदि कैनवास सिकुड़ता है तो आपके शर्ट की जो लंबाई होती है वह भी सिकुड़ जाती है। तो आप चिपकाने से पहले प्लेट के कैनवास को पहले धो लीजिए। देखिए हमने धो लिया है और मार्किंग के उस तरफ ही हमने प्लेट के कैनवास को चिपका लिया है। तो चलिए हमारी यहाँ पर प्लेट भी चिपक चुकी है और यहाँ पर इस तरह से करीब 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से अंदर वाल देना है ताकि यह सिलाई में दब जाए। चलिए हमारी प्लेट यहाँ चिपक चुकी है। अब हमारे पास जो बटन प्लेट होती है, बटन प्लेट को भी अभी हम इस तरह से सही कर लेते हैं। देखिए बटन प्लेट है। बटन प्लेट को भी मार्किंग के अकॉर्डिंग इस तरह से हमें वाल लेना है ताकि फिनिशिंग के साथ इस पर स्टिचिंग की जा सके। चलिए अब कंप्लीट स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम शोल्डर को इस तरह से वाल लेना है। सबसे पहले शोल्डर को फिट कर रहे हैं। जो शोल्डर हमारे पास बैक के में आया है उसके ऊपर इस एक्सटर्नल शोल्डर को लगा रहे हैं। तो करीब 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से हमने वाल लिया है। ये हमारे पास बैक है जिसमें हमने शोल्डर ऑलरेडी कटिंग कर रखा है। एक्सटर्नल शोल्डर हमें लगाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप मिला लीजिए इस तरह से। जो एक्सटर्नल शोल्डर है उसे बैक शोल्डर के साथ मिला लीजिए और यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग कर दीजिए। और जब आप स्टिचिंग करें तो शोल्डर का जो सेंटर है उसे बैक के सेंटर के साथ ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए इस तरह से सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। चलिए सबसे पहले अभी हम शोल्डर लगा लेते हैं। अभी हमें इसे डबल सिलाई में बनाना है। तो डबल सिलाई के लिए करीब 1/2 इंच अंदर की तरफ हमें एक सिलाई और लगा देना है। देखिए इस तरह से डबल सिलाई हम लगा ले रहे हैं। यदि आपको सिंगल सिलाई में बनाना हो तो भी आप बना सकते हैं।
चलिए हमारा शोल्डर यहाँ पर फिट हो चुका है। अभी हम प्लेट की स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए 2 शोल्डर हमारे हो चुके हैं। अब प्लेट की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो हमारी कांच वाली प्लेट है जिसमें पॉकेट भी फिट किया जाएगा, इसमें एक सिलाई हमें एकदम कोने से लगाना है। देखिए इस तरह से एकदम कॉर्नर से स्टिचिंग को किया जाएगा। देखिए और आपको कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथ से स्टिचिंग करना है। देखिए इस तरह से हमारी प्लेट की स्टिचिंग हो जाएगी। अब इसके ऊपर अभी हमें एक सिलाई और लगाना है। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए एकदम कॉर्नर से जहां प्लेट का कैनवास आया है उसके कॉर्नर से हमें इस स्टिचिंग को करना है और आपको कपड़े को नहीं खींचना है, एकदम हल्के हाथ से स्टिचिंग करना है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं, यदि आप बिगिनर्स है तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि आपकी जो शर्ट की स्टिचिंग हो वह फिनिशिंग के साथ हो। देखिए इस तरह से हमने प्लेट की स्टिचिंग को कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह अब हम बटन प्लेट की स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास बटन प्लेट है। देखिए इसमें हल्का सा कपड़ा ज़्यादा है तो इसके कोर को हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए बटन प्लेट की हल्की सी कोर को हमने कट कर लिया है और इसे इस तरह से, देखिए इस तरह से मोड़कर हमें करीब 1.25 इंच की प्लेट यहाँ पर बनाना होगी। देखिए इस तरह से हम बटन प्लेट को पहले बना लेते हैं। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए और यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम टेलरिंग की कटिंग स्टिचिंग के वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं जिससे आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। चलिए इस तरह से देखिए हमारी बटन प्लेट भी बन चुकी है। अब कांच प्लेट में हमें पॉकेट को फिट करना होगा। तो देखिए पॉकेट को फिट करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे कस्टमर का चेस्ट कितना था, 39 था। यदि 38 इंच का कस्टमर का चेस्ट है तो आपको 8 इंच, 38 से ज़्यादा हो तो 8 इंच नीचे, देखिए 38 से ज़्यादा है तो 8 इंच नीचे हम पॉकेट फिट कर रहे हैं। यदि 38 इंच से कम हो तो आप 7.25 इंच पर भी लगा सकते हैं। चूँकि 39 इंच चेस्ट है इसलिए हम 8 इंच पर यहाँ पॉकेट लगा रहे हैं। और इस तरफ चौड़ाई देखी जाए तो हम 2.5 इंच ले रहे हैं। चलिए 2.5 इंच पर एक मार्क कर देते हैं। यदि शर्ट छोटा है और चेस्ट कम है तो आप इसे 2.25 इंच पर भी कर सकते हैं। चूँकि चेस्ट हमारे 39 है इसलिए हम 2.5 इंच पर पॉकेट के लिए इस तरह से मार्क कर रहे हैं। चलिए ये हमारा पॉकेट का मार्क हो चुका है। अब पॉकेट के लिए देखिए 5.25 इंच का हमारा पॉकेट बनता है और 1.25 इंच कपड़ा हमारा दोनों तरफ से वलेगा और लंबाई जो होती है वो 6.25 इंच होती है। देखिए 6.25 इंच लंबाई हो जाएगी। 2 इंच ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा वलता है। देखिए जब हमारा पॉकेट बनेगा तो हम इसका मेजरमेंट एक बार फिर से देखेंगे। जो पॉकेट बनाया जाता है वो 5.25 इंच चौड़ाई का बनाया जाता है और 6.25 इंच लंबाई का बनाया जाता है। चलिए सबसे पहले जो डिफेक्टिव कपड़ा है उस डिफेक्टिव कपड़े को अभी हम अलग कर लेते हैं। इसका सेंटर हम ले लेते हैं। देखिए इस तरह से सेंटर हमें मिल जाएगा और कपड़े को एकदम हमें सीधा कर लेना है। देखिए 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उस पर एक कट लगा दिया है। ये इतना कपड़ा हमारा ऊपर की सिलाई में जाएगा। चलिए इस तरह से हमने मार्क कर देना है और इस पर इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। ये 2 इंच कपड़ा हमारा पॉकेट में यहाँ अंदर वल जाएगा। देखिए इस तरह से इसके ऊपर अभी हम एक स्टिचिंग कर लेते हैं। पॉकेट की जो चौड़ाई हमने रखी है वो 5.25 इंच रखी है और जो लंबाई रहेगी वो 6.25 इंच रखी है। देखिए इस तरह से अभी हमें स्टिचिंग कर लेना है। चलिए अभी हमें पॉकेट को किस तरह से वालना होगा, तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमें वालना होगा। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा पहले ही लिया था 5.25 इंच के अलावा, देखिए इस तरह से वाल लिया है। देखिए वालने के बाद 5.25 इंच कपड़ा हमारे पास बचना चाहिए। देखिए 5.25 इंच कपड़ा लेते हुए इस तरह से एकदम सेंटर हमने मिला दिया है। अब नीचे हमें 6.25 इंच लेना है। 6.25 इंच के हल्का सा शेप देते हुए इस तरह से कटिंग कर देना है। चलिए अभी हम देख लेते हैं। 6.25 इंच पर एक मार्क लगा देना है इस तरह से और यहाँ पॉकेट में इस तरह से हमें शेप देना होता है। तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। तो देखिए हमारा पॉकेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। लंबाई हमने 6.25 इंच रखी है और चौड़ाई 5.25 इंच रखी है, आप देख सकते हैं। चलिए अब पॉकेट को किस तरह से फिट किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए जो हमने मार्क किया है, मार्क के ऊपर ही इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेना है।
और इसे अंदर की तरफ ले जाते हुए करीब 2 से 3 स्टिचिंग यहाँ पर करना है। इसे ऊपर ले जाते हुए इस तरह से हमें घुमा देना है ताकि हमारा पॉकेट एकदम मजबूती के साथ फिट हो सके। देखिए इस तरह से। और यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको पॉकेट को हिलाना नहीं है। देखिए इस तरह से पकड़ पकड़ कर फिट कीजिए। कई बार क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं उनसे क्या होता है, पॉकेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप देखिए पॉकेट को पकड़ कर रखिए और जो ऊपर का हिस्सा है उसे आप देखिए ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से अभी हम स्टिचिंग कर लेते हैं और ऊपर का हिस्सा आप देखिए यहाँ पर एकदम पॉइंट से पॉइंट मिल रहा है। दैट मीन्स हमारा पॉकेट जो है एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। देखिए इस तरह से हमें पॉकेट को पहले फिट कर लेना है। एक स्टिचिंग यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगी। देखिए जो हमने ऊपर का मार्क किया है एकदम वहीं पर हमारा पॉकेट आया है। तो इस तरह से आपका पॉकेट एकदम सीधा हो जाएगा यदि आप मार्क पहले कर लेते हैं। ये जस्ट हम बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं। इसके ऊपर डबल सिलाई हमें कर देना है ताकि हमारा जो पॉकेट है वो मजबूती के साथ फिट हो सके। तो यहाँ पर हमारा पॉकेट कंप्लीट फिट हो चुका है। आप देख सकते हैं पॉकेट एकदम फिनिशिंग के साथ लगा है। अभी देखिए दोनों ही फ्रंट को हमें शोल्डर से जोड़ देना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉकेट वाला पोर्शन है या जो कांच प्लेट होती है उसे आप इस तरह से उल्टा रख दीजिए। शोल्डर को हमने सीधा रखा है, प्लेट को इसके ऊपर उल्टा रखा है और इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से। अभी डबल शोल्डर को किस तरह से लगाया जाएगा वह भी हम समझेंगे किस तरह से स्टिचिंग की जाएगी। अब जो हमारे पास बटन प्लेट होती है उस बटन प्लेट को हमें यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। अब डबल शोल्डर को किस तरह से जोड़ा जाएगा समझ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए हमने जो शोल्डर को जोड़ा है उसे इस तरह से देखिए यहाँ पर जोड़ा है। यहाँ पर देखिए जो हमारा सिंगल शोल्डर है वो यहाँ पर है। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमारे हाथ की पोजीशन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से लेते हुए दोनों ही शोल्डर पे हमें एक के ऊपर एक स्टिचिंग कर देना है। देखिए इस तरह से। चलिए इसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर देना है। जो स्टिचिंग हमने इसके ऊपर की थी शोल्डर के ऊपर, जस्ट इसी स्टिचिंग के ऊपर हमें स्टिचिंग करना है। ज़रा भी इधर उधर ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए इस तरह से जो हमारा डबल शोल्डर है वह काफ़ी आसानी से फिनिशिंग के साथ फिट हो जाएगा। अब देखिए अब इस तरफ भी क्या करना है, यह हमारा शोल्डर है जो कि प्लेट के साथ फिट है और इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से स्टिचिंग कर देना है। देखिए सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगाना है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से काफ़ी आसानी से फिनिशिंग के साथ फिट हो जाएगा। अभी हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए देखिए हल्का सा आप इसे बाहर की तरफ कीजिए। देखिए इस तरह से ये काफ़ी आसानी से फिनिशिंग के साथ फिट हो चुका है। देखिए हमारे दोनों ही शोल्डर फिट हो चुके हैं। अब इस पर आप नाखून लगाकर इसे फिनिशिंग के साथ कर दीजिए। यदि आपकी आयरन या प्रेस गर्म हो तो आप प्रेस लगाकर भी इसे फिनिश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे दोनों शोल्डर फिट हो चुके हैं। अभी इसके ऊपर हमें डबल स्टिचिंग करना है। चलिए हम स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें डबल स्टिचिंग करना है तो हम डबल स्टिचिंग कर लेते हैं। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और यदि कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस स्पेशल टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए डबल सिलाई हमें कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डबल शोल्डर की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। चलिए डबल सिलाई अभी हम इसके ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शोल्डर की कंप्लीट स्टिचिंग हो चुकी है। चलिए किस तरह से कंप्लीट शर्ट की स्टिचिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। हर एक स्टेप को हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। अब देखिए आस्तीन पट्टी हमें बनाना है। तो आस्तीन पट्टी में हमने 5.25 इंच तक वहाँ पर आस्तीन पट्टी के लिए कट किया था। ये जो पट्टी बनाई जाएगी उसे 2 इंच ज़्यादा लेना है। करीब 7 इंच की हमें 2 पट्टी लेना है। देखिए इस तरह से जो कि हमारी आस्तीन पट्टी में फिट होगी 7 इंच लंबाई में और करीब 2.5 से 3 इंच चौड़ाई में होना चाहिए। चलिए देखिए आस्तीन पट्टी बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आस्तीन को उल्टा रखना है। यहाँ पर इस कोने को इस तरह से वाल देना है। देखिए इस तरह से आप हैंड पोजीशन को वॉच कीजिए किस तरह से हैंड पोजीशन है। देखिए इस तरह से आस्तीन पट्टी के लिए हमें
कोना वाल लेना है और यहाँ पर पट्टी को एकदम बराबर रखना है कपड़े के। देखिए इस तरह से जो हमने पट्टी काटी है वो 7 इंच की काटी है। देखिए इस तरह से इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी आस्तीन पट्टी फिट हो जाएगी। अब दूसरी आस्तीन को भी इसी के ऊपर रखकर इसमें भी हमें पट्टी लगा देना है। देखिए कपड़े को हमने रख लिया है। चलिए इस तरह से हमारे यहाँ पे दूसरी पट्टी भी लग चुकी है और यहाँ पर इसका कोना हमें वाल देना है इस तरह से। दोस्तों आप हैंड पोजीशन को वॉच कीजिए किस तरह से हमारी हैंड पोजीशन है, ताकि आपको ज़रा भी डाउट ना रहे। चलिए अब देखिए आस्तीन पट्टी बनाने के लिए जो सिलाई आई थी उस सिलाई तक एक कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा अलग हो चुका है। देखिए अब आस्तीन पट्टी के कपड़े को हमने पीछे की तरफ ले लिया है और करीब पाँव से आधा इंच हमें वाल लेना है और यहाँ पर इस तरह से हमें आस्तीन पट्टी बना देना है। नीचे की सिलाई देखिए, जो नीचे की सिलाई होती है इसी के ऊपर आपको आस्तीन पट्टी को रखकर सिलाई करना है। उसी सिलाई के ऊपर इस सिलाई ने आना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। ना उसने आगे होना चाहिए ना पीछे। यदि आप आस्तीन पट्टी जस्ट सिंपल बना रहे हैं तो इस तरह से बना सकते हैं सिंपल बनाने के लिए। यदि आप डिज़ाइनर आस्तीन पट्टी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए इस तरह से वाल लीजिए, तो यहाँ पर डिज़ाइनर थोड़ा शेप होते हुए आपकी आस्तीन पट्टी बन जाएगी। देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइनर आस्तीन पट्टी भी काफ़ी आसानी से फिनिशिंग के साथ बन जाएगी। अब देखिए जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए जो आपने आस्तीन पट्टी के लिए कट किया था उस कट तक ले जाकर, देखिए उस कट तक ले जाकर आपको यहाँ पर एक पक्का करते हुए सिलाई कर देना है। देखिए पीछे की तरफ से क्या पोजीशन रहेगी वह भी हम देख लेते हैं। देखिए जो आपने कट किया था उस कट से एकदम जस्ट यहाँ पर हमने सिलाई, तो देखिए हमारी यहाँ पर आस्तीन पट्टी की स्टिचिंग हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी आस्तीन पट्टी भी बना लेना है। अब यदि आप अंदर इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो इंटरलॉक के लिए देखिए आस्तीन को हमने सीधा रखा है और इस तरह से कोने को वाल देना है। यदि आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से कोने का वाल दीजिए, जिससे आपको अंदर की तरफ इंटरलॉक नहीं करना होगा। चलिए जस्ट एकदम हल्के हल्के हाथ से इस कोने को आप वालिए। देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट आस्तीन का बन चुका है। जो सेकंड आस्तीन है उसे भी हमने सीधा रखते हुए सीधी तरफ से इसे वालना है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से यदि आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको अंदर बिल्कुल भी ज़रा भी आपका इंटरलॉक नहीं करना होगी, जिससे आपका शर्ट काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनेगा। देखिए आस्तीन पट्टी को हमने सीधा रखा है। अब आस्तीन को किस तरह से फिट किया जाएगा, सबसे पहले जो सेंटर का मार्क है, सेंटर के मार्क पर हमने एक मार्क कर लिया है। आस्तीन पट्टी पीछे की तरफ होती है तो आगे की तरफ हमें हमारा जो फ्रंट है उसे कर देना है और शोल्डर का जो देखिए हमारा सेंटर वाला पॉइंट है उस सेंटर वाले पॉइंट से सेंटर वाले पॉइंट को मिला देना है और हम आस्तीन को आधा आधा कर फिट कर रहे हैं ताकि एक ही बार में हमारे आस्तीन अच्छे से फिट हो जाए। सबसे पहले देखिए जो आपका आस्तीन वाला हिस्सा है उसे आप जो आपने कोना वाला है उसे आगे की तरफ रखिए और यहाँ पर देखिए हल्का हल्के हाथ से आपको इसे फिट कर देना है। आस्तीन वाले हिस्से को आपको लूज़ रखना है और आगे की तरफ रखना है ताकि कोई रेशा बाहर नहीं आए। देखिए इस तरह से आस्तीन वाले हिस्से को आपको ढीला छोड़ते हुए देखिए इस तरह से स्टिचिंग कर देना है। आस्तीन वाले हिस्से को आपको थोड़ा लूज़ छोड़ना है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए हमारी आधी आस्तीन फिट हो चुकी है। आधी आस्तीन फिट करने से क्या होता है, फिनिशिंग के साथ एक ही बार में आपकी आस्तीन चढ़ जाती है। आप ऊपर की तरफ से देखिए, अब आस्तीन पट्टी को हमने ऊपर की तरफ रख लिया है और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसे फिट करना होगा। तो जो आस्तीन वाला हिस्सा है उसे हमें हल्का हल्का लूज़ छोड़ते हुए स्टिचिंग करना है। देखिए आस्तीन वाले हिस्से को हमें लूज़ छोड़ना है और हल्का सा आगे की तरफ करते हुए स्टिचिंग करना है ताकि कोई रेशा बाहर नहीं दिखे। देखिए इस तरह से देखिए आधी कर आप फिट कीजिए तो एक ही बार में काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपकी आस्तीन चढ़ जाएगी। यदि आप बिगिनर्स हैं
तो इसका आप ध्यान रखिए। यदि आप परफेक्ट हो चुके हैं तो फिर एक ही बार में चढ़ा दीजिए, एक बार में चढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से चढ़ाइए। अब देखिए जो आपका आस्तीन का हिस्सा है जो आपने वाला था उसे ऊपर की तरफ करते हुए हमें स्टिचिंग करना है। ये जो स्टिचिंग की जाएगी फ्रंट के ऊपर आना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए, आस्तीन वाले हिस्से के ऊपर नहीं आना चाहिए। देखिए इस तरह से इसे अंदर की तरफ करते हुए पहले हम एक सिलाई कर लेते हैं। देखिए जो स्टिचिंग हमारी आ रही है वो शोल्डर पर, देखिए शोल्डर वाले हिस्से पर आ रही है, आस्तीन वाले हिस्से पर नहीं जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए इस तरह से अभी हमें इसके ऊपर डबल स्टिचिंग करना है। तो ये फर्स्ट सिलाई हमने लगाई वो एकदम कॉर्नर से लगाई है। देखिए अभी हमें यहाँ पर आस्तीन में किसी भी तरह की कोई सिलाई नहीं लगाना है। अब करीब 1/2 इंच आगे की तरफ होते हुए एक सिलाई और लगा देना है। देखिए इस तरह से। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। देखिए इस तरह से हमें आस्तीन का स्टिचिंग कंप्लीट कर लेना है। अब यदि आप साइड में भी इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं, नॉर्मली साइड में इंटरलॉक की जाती है, यदि आप साइड में भी इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर काफ़ी फिनिशिंग के साथ चढ़ चुकी है। साइड में यदि आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो देखिए सेंटर से आप इसे पकड़िए और इस तरह से देखिए यह हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है, इसके ऊपर यह बैक वाला पोर्शन आ जाएगा। अब यदि आप इस पर इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो जो फ्रंट वाला पोर्शन है देखिए इसे आप नीचे की तरफ रखिए और इस पर बैक वाले पोर्शन को इस तरह से रखिए। जो फ्रंट वाला पोर्शन उसका करीब 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से वल जाएगा और यहाँ पर यह रोटेट हो जाएगा, जिससे आपको इंटरलॉक नहीं करना होगी। अभी जस्ट हम एक सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसे किस तरह से पक्का किया जाएगा वह भी हम समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। इस तरह से यदि आप सिलाई लगाते हैं तो आपको अंदर कोई भी इंटरलॉक नहीं करना होगी। यदि आप इंटरलॉक करना चाहते हैं तो नॉर्मल ही ये तो फिट हो जाएगी। देखिए 1/2 इंच कपड़े को हम यहाँ वाल रहे हैं। सभी जगह से कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से 1/2 इंच कपड़े को हमें वालते हुए सभी जगह से एकदम बराबर रखना है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे आपको एकदम हल्का हल्का लूज छोड़ते हुए सिलाई करना है। देखिए इस तरह से। देखिए ये हमारी फर्स्ट सिलाई हो चुकी है, इसके ऊपर अभी हमें एक सिलाई और करना होगी, वह किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से देखें तो इस तरह से देखिए जो हमारी सिलाई आई है, अभी आधी सिलाई हम यहाँ से लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से करते हुए मोड़ते हुए, देखिए इस तरह से मोड़ लिया है और इस पर आधी सिलाई हम यहाँ से लगा देते हैं और फिर जो आधी सिलाई रहेगी वो हम नीचे की तरफ से लगा देंगे। जब आप इस तरह से सिलाई लगाएं तो नीचे आपको ध्यान रखना है कोई भी कपड़ा नहीं दबना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आप यहाँ इस तरह से स्टिचिंग कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हमने स्टिचिंग आगे की तरफ से कर दिया है, नीचे कोई कपड़ा ना वाले, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमारी आधी स्टिचिंग हो चुकी है, अंदर की तरफ हमें कोई भी इंटरलॉक नहीं करना है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसे देखिए हमें बैक की तरफ करते हुए, फिर से एक बार बैक की तरफ करते हुए, फ्रंट तरफ नहीं करना है, बैक की तरफ करते हुए यहाँ पर हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखिए काफ़ी आसानी से और फिनिशिंग के साथ आपकी यह स्टिचिंग हो जाएगी और आपको अंदर कोई भी इंटरलॉक नहीं करना होगी और मजबूती के साथ आपकी आस्तीन यहाँ फिट हो जाएगी। देखिए जब आप इस तरह से स्टिचिंग करें तो नीचे कोई कपड़ा नहीं दबे, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए हमने आधे की तरफ से जो स्टिचिंग की थी वो ऊपर की तरफ से कर ली थी और बचे हुए हिस्से की स्टिचिंग यहाँ काफ़ी आसानी से हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है। यदि आप इस तरह से स्टिचिंग करते हैं तो आपको अंदर की तरफ कोई भी किसी भी तरह के इंटरलॉक नहीं करना है, कोई भी रेशा आपके कपड़े का नहीं निकलेगा। देखिए इस तरह से स्टिचिंग हो चुकी है काफ़ी फिनिशिंग के साथ। अंदर की तरफ भी यदि हम देखें
तो अंदर की तरफ भी कोई भी इंटरलॉक नहीं आएगी। देखिए इस तरह से कोई भी रेशा नहीं आया है। चलिए इसी तरह से दूसरी आस्तीन को भी हमें फिट कर लेना है। अब दूसरी आस्तीन को फिट करने के बाद हम इसका दामन ओट लेते हैं। दामन आप 2 बार में ओटिए, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से पहले आप एकदम बारीक बारीक ओटिए, देखिए इस तरह से। और आप हमारे हैंड पोजीशन को वॉच कीजिए, हैंड पोजीशन किस तरह से है उस तरह से आप हैंड पोजीशन रखिए। देखिए इस तरह से, देखिए हल्का हल्का सा हमें लूज छोड़ते हुए और जो नीचे का कपड़ा है उसे हल्का सा खींचते हुए, देखिए इस तरह से हैंड पोजीशन किस तरह से उसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए एकदम आपको सभी जगह से कपड़ा बराबर लेना है, काफ़ी आसानी से यह फिट हो जाएगा। देखिए ये हमारी परफेक्ट स्टिचिंग यहाँ पर हो चुकी है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो सिंगल सिंगल कर ही इस तरह से वॉलिए। देखिए अब आगे की तरफ कई बार ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसे आप इस तरह से पहले फिट कर लीजिए। अब इसके ऊपर अब हमें डबल स्टिचिंग करना होगी, तो इसी तरह से हमें और वॉल लेना है और इस तरह से दामन को ओट लेना है। देखिए इस तरह से आप हैंड पोजीशन को ज़रूर केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए हल्का सा, देखिए हाथ को किस तरह का, कपड़े को हमने हल्का सा वाला है और जो नीचे वाला कपड़ा है उसे हल्का सा खींचते हुए हम स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से हमारी दामन की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ये जस्ट हमने जो वीडियो बनाया है बिगिनर्स के लिए बनाया है, ताकि वीडियो को वॉच करने के बाद कोई भी डाउट ना रहे। देखिए इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है। और आगे की तरफ स्टिचिंग करने में क्या होता है, कई बार जो हमारा नीचे वाला कपड़ा होता है वो अंदर की तरफ रह जाता है, कपड़ा बाहर हो जाता है दामन का। तो यहाँ पर आपको एकदम हल्के हल्के हाथ से स्टिचिंग करना है और जो नीचे का कपड़ा है उसे आपको हल्का सा आगे की तरफ खींचते हुए, देखिए इस तरह से नीचे वाले कपड़े को रखना है और ऊपर दामन को एकदम हल्के हाथ से चलाना है। तो यह आसानी से आपके यहाँ पर दामन की स्टिचिंग भी हो जाएगी। चलिए हमारी दामन की स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी दामन की स्टिचिंग हुई है। अभी हमें कफ के लिए देखिए यहाँ पर आस्तीन में सबसे पहले कपड़े को बराबर ले लेना है, इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। और यहाँ पर जो आगे का हिस्सा होता है, आस्तीन पट्टी वाला हिस्सा, वो हल्का सा ज़्यादा होता है, तो जस्ट सिलाई तक, जो हमारी सिलाई आई है उस सिलाई तक हमें छांट लेना है। सेंटर का मार्क कर लिया है। सबसे पहले हम कॉलर को फिट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें कपड़े की कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर स्टैंड को अलग कर लेना है, कपड़ा दोनों जगह से, सभी जगह से बराबर होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। अब देखिए इस तरह से सबसे पहले जो हमारा टॉप वाला पोर्शन है उसकी सिलाई हमें कर लेना है। और जब सिलाई की जाएगी तो एकदम कैनवास से चिपकते हुए, देखिए कैनवास के ऊपर कोई सिलाई नहीं आना चाहिए, एकदम कैनवास के पास से सिलाई होगी। देखिए इस तरह से एकदम कैनवास के पास से हम सिलाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से कैनवास के ऊपर किसी भी तरह की कोई सिलाई नहीं आना चाहिए और कॉर्नर पे हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। अब देखिए जो स्टैंड वाला हिस्सा रहेगा उसमें हमें हल्का सा कपड़ा चाहिए, तो एकदम कॉर्नर से, जो टॉप वाला पोर्शन उसके कॉर्नर से सभी जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देना है और कोनों पर से हमें जस्ट ज़रा ही कपड़ा रखना है ताकि वहाँ पर कोर आसानी से निकल सकें। तो कोनों पर देखिए हमने थोड़ा ही कपड़ा रखा है, एक्स्ट्रा कट किया है और इसे आप हल्का सा इस तरह से वाल लीजिए, आसानी से हवल जाएगा। और कोने निकालने के लिए आप कैंची का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको कैंची को एकदम हल्के से लगाना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, नहीं तो कपड़े में वहाँ होल हो सकता है। तो एकदम हल्के हाथ से, देखिए हल्के हाथ से आपको कोने निकाल लेना है और जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे पीछे की तरफ कर देना है। चलिए दूसरा कोना भी अभी हम निकाल लेते हैं। देखिए आसानी से यह बाहर आ जाएगा। चलिए हमारे कोने दोनों बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे पीछे की तरफ करते हुए हमें यहाँ पर इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। देखिए जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे पीछे की तरफ कर दिया है और यहाँ पर
इसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर देना है, करीब 1/2 इंच छोड़ते हुए। सभी जगह से स्टिचिंग हमारी एकदम बराबर होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अभी हमारी यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है। इसमें किस तरह से स्टैंड को जोड़ा जाएगा, किस तरह से कॉलर को फिट किया जाएगा, सब कुछ हम समझ लेते हैं। और यहाँ पर जो स्टिचिंग होगी वो एकदम कॉर्नर से होगी नीचे की तरफ। चलिए हमारी यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है, सभी जगह से कपड़ा बराबर लिया है। स्टैंड के कपड़े को देखिए सभी जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए सभी जगह से अभी हम कपड़ा बराबर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से देखिए इस तरह से जो हमने कपड़ा बराबर लिया है उस पर कपड़ा दबाते हुए इस तरह से हमें एक स्टिचिंग कर लेना है। सभी जगह से कपड़ा बराबर वलना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए इसकी हम स्टिचिंग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी आसानी से आप देख सकते हैं ये सिलाई आपकी हो जाएगी। नीचे से कपड़ा आपको बराबर रखना है, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अब हमें स्टैंड का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आप क्या काम कीजिए, देखिए यहाँ से कपड़ा बराबर कट कर दिया है। अब कैनवास से देखिए कैनवास से कैनवास मिलाइए और यहाँ पर सेंटर निकाल लीजिए। देखिए सेंटर निकल चुका है। इसी तरह से यहाँ पर जो डिफेक्टिव या रेशेदार कपड़ा है इसकी अभी हमें कटिंग कर देना है और यहाँ पर भी इसका सेंटर हमें ले लेना है। देखिए इसका सेंटर आप एकदम सही से लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेंटर के कारण ही आपकी कॉलर एक बार में फिट होगी। यदि सेंटर गलत होगा तो कॉलर फिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए इस सेंटर को जो स्टैंड का सेंटर आया है इससे मिलाते हुए और यहाँ पर देखिए सभी जगह से कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। तो यह आसानी से देखिए यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर मिलाते हुए देखिए सेंटर आप एकदम सही से लीजिए और सभी जगह कपड़ा एकदम बराबर लीजिए। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा देना है। कैनवास के ऊपर कोई भी स्टिचिंग नहीं होगी, जस्ट कैनवास के नीचे से स्टिचिंग की जाएगी। यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर हमारा मिल चुका है। देखिए दैट मीन्स सेंटर से सेंटर मिला है, दैट मीन्स हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट हो रही है। और यहाँ पर स्टिचिंग को हमें कंप्लीट कर देना है। कहीं भी कपड़े को कम ज़्यादा नहीं दबाना, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए सेंटर से सेंटर भी मिल चुका है। अभी हमें एक कपड़े को एकदम सीधा रखना है। देखिए कपड़े को सीधा रख लिया है और इस पर हल्का सा घुमाव होते हुए देखिए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए इसमें हल्का सा शेप इस तरह से है जिस तरह से हमारी कॉलर का शेप है। तो कॉलर के शेप के अकॉर्डिंग ही हमें कपड़े में भी शेप होना चाहिए। और इस तरह से जो हमने स्टैंड में सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगा लेना है। चलिए एक स्टिचिंग इसके ऊपर अभी हम और कर लेते हैं। देखिए जो सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर ही ये सिलाई लगाई जाएगी। देखिए हमारी स्टिचिंग यहाँ पर हो चुकी है। अभी कॉलर को किस तरह से सही किया जाएगा, सीधा किया जाएगा समझ लेते हैं। जो भी डिफेक्टिव या रेशेदार कपड़ा है उसकी अभी हमें कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ से कपड़ा एकदम बराबर हो चुका है। देखिए इस तरह से स्टैंड को हमने सीधा किया। अब स्टैंड से करीब 1/2 इंच कपड़ा जितना सिलाई में दब सके उतना कपड़ा हमें हल्का सा ज़्यादा लेना होगा। देखिए हमें मार्क करते हुए इस तरह से फिनिश कर लेना है। अभी देखिए जो स्टैंड वाला हिस्सा है उससे करीब 1/2 इंच कपड़ा जितना कपड़ा सिलाई में दब सके सभी जगह से कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए। कहीं से भी हल्का सा भी कम ज़्यादा ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। और सभी जगह से एकदम कपड़ा बराबर करते हुए हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से। और इसका भी हमें सेंटर ले लेना है। जो भी हल्का सा भी कपड़ा कम ज़्यादा हो तो उसे आप बराबर कर लीजिए और इसका सेंटर आप ले लीजिए। सेंटर आपका एकदम सही होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब कॉलर को किस तरह से फिट किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों ही
जो हमारे फ्रंट हैं उन्हें आप पहले बराबर कर लीजिए। यहाँ पर हमारे ऑलरेडी बराबर हैं और यहाँ पर देखिए सेंटर से सेंटर को मिलाइए और यहाँ पर जो कॉलर का हिस्सा है हल्का सा करीब पाव इंच ज़्यादा होना चाहिए। जितना कैनवास का हिस्सा है उतने पर हमारा फ्रंट फिट होना चाहिए। देखिए हल्का सा करीब पाव इंच ज़्यादा है तो इतना ही होना चाहिए। देखिए एकदम परफेक्ट है। देखिए जितने पर हमारा कैनवास आया है उतना ही होना चाहिए। देखिए कैनवास के बराबर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने कॉलर को इस तरह से रखा है, इसके ऊपर जो हमारा शर्ट है उसे उल्टा रखा है इस तरह से। बटन वाले हिस्से से पहले सिलाई कर रहे हैं। आपको सभी जगह से कपड़ा बराबर लेना है, कहीं पर भी कम ज़्यादा ना हो इसका आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर बराबर दबाते हुए स्टिचिंग कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से। और जो इसका कॉलर का सेंटर आया है और जो हमारे बैक में सेंटर आया है या शोल्डर में जो सेंटर आया है उस सेंटर से सेंटर ने मिलना चाहिए। देखिए सेंटर से सेंटर मिल रहा है, दैट मीन्स आपकी कॉलर एकदम परफेक्ट फिट हो रही है। यदि सेंटर से सेंटर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपकी कॉलर परफेक्ट फिट नहीं होगी। सभी जगह से कपड़ा आप एकदम बराबर लीजिए, इसका ध्यान रखिए। देखिए इस तरह से हमें कॉलर को फिट कर लेना है और जितना कपड़ा हमने आगे की तरफ बचा था उतना ही कपड़ा देखिए यहाँ पर भी करीब पाव इंच हमारे कॉलर वाला हिस्सा ज़्यादा हो चुका है। जितना हमारा कैनवास का कपड़ा होता है उतना ही होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए कॉलर फिट हो चुकी है। कॉलर को किस तरह से मोड़ा जाएगा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपकी प्लेट की सिलाई है उस प्लेट की सिलाई से देखिए जो प्लेट की सिलाई है उस प्लेट की सिलाई से एक सिलाई आपको यहाँ पर कर देना है कॉलर में एकदम जस्ट सीधा। देखिए कैनवास के नीचे सिलाई करना है, इसे हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखिए इस तरह से एकदम जो हमारी प्लेट का कपड़ा है उससे टच होते हुए इस तरह से सिलाई करना है और यहाँ पर भी एकदम प्लेट से मिलाते हुए सिलाई करना है। देखिए एकदम परफेक्ट सिलाई हुई है, इसे हम एक बार अच्छे से देखते हैं। देखिए इस तरह से सिलाई होना चाहिए एकदम कॉर्नर से। इसका कोना निकालने के लिए देखिए इस तरह से आप पकड़िए और आसानी से इसे मोड़ दीजिए तो कोना एकदम फिनिशिंग के साथ आपका निकल जाएगा। देखिए इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए इस तरह से पकड़ा और इस तरह से मोड़ देना है। तो देखिए हमारा कोना काफ़ी आसानी से बाहर हो चुका है। अब कॉलर पे स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी, तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से देखिए पहले स्टिचिंग करना है। हल्का सा कपड़ा आगे की तरफ खींचते हुए, देखिए हल्का सा कपड़ा आगे की तरफ खींचते हुए जो हमारी पहली सिलाई की है फ्रंट की, देखिए यहाँ तक हमें स्टिचिंग करना है। यहाँ से टर्न कर लेना है। देखिए इस तरह से यदि हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारी कॉलर एक बार में परफेक्ट फिट हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमें कॉलर की स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर स्टिचिंग एकदम कॉर्नर से की जाएगी। देखिए इस तरह से हमें स्टिचिंग कंप्लीट कर लेना है। ज़रा भी आपको कपड़े को खींचना नहीं है, यह आसानी से फिट हो जाएगा। आप हल्के हाथ से फिट कीजिए और यहाँ पर देखिए इस तरह से टर्न देते हुए देखिए इस तरह से एकदम कॉर्नर पर सिलाई का लगाना है और यहाँ पर हल्का सा कपड़ा आपको बाहर की तरफ खींचते हुए सिलाई करना है। हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। और यहाँ पर देखिए जो आपका कॉलर का सेंटर है और जो शोल्डर का सेंटर है वो यहाँ मिलना चाहिए। यदि सेंटर मिल रहा है तो आपकी कॉलर एकदम परफेक्ट फिट हुई है। चलिए हमारी कॉलर फिट हो चुकी है। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी कॉलर एकदम सही फिट हुई है या नहीं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कॉलर एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ फिट हो चुकी है। चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से कॉलर को पकड़िए और देखिए यहाँ पर जो फ्रंट की जो सिलाई आई है सिलाई से सिलाई को मिलाइए। देखिए इस तरह से और यहाँ पर देखिए हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट फिट हुई है। यदि कॉलर सही फिट नहीं होती तो सिलाई मिलाने पर हमारी कॉलर छोटी बड़ी हो जाती, बट कॉलर एकदम परफेक्ट फिट हुई है। अब हमें किस तरह से कफ को फिट किया जाएगा समझ लेते हैं। नॉर्मली करीब पाव इंच कपड़ा सिलाई में दबता है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है। पाव इंच नीचे सिलाई में दबने के लिए हमने छोड़ दिया है। देखिए ये जो हमारा पाव से आधा इंच कपड़ा है यह सिलाई में दब जाएगा।
चलिए अब कफ की किस तरह से कंप्लीट फिटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। चलिए नीचे देखिए, करीब 1/2 इंच कपड़ा हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। जितना कप है, कप से 1/2 इंच कपड़ा हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए ताकि नीचे वह सिलाई में दब सके। और इस तरह से हमें कपड़ा ले लेना है। देखिए इस तरह से करीब 1/2 से आधा इंच कपड़ा हमने नीचे की तरफ ज़्यादा लिया है। और चूँकि हमें 2 कप फिट करना है तो 2 कपड़े लिए हैं, उल्टे का मार्क हमने कर दिया है। इसका एक सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं। चलिए सेंटर पॉइंट मिल चुका है। अभी यहाँ पर देखिए सेंटर हमने ऑलरेडी लगा कर रखा है। जो सिर्फ कैनवास का हिस्सा है, सिर्फ इतना हिस्सा देखिए छोड़ते हुए हमें यहाँ पर देखिए इस आस्तीन को फिट कर लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो शल दिया जाता है, सबसे पहले आप सेंटर से सेंटर मिला लीजिए और शल को बाहर की तरफ करते हुए जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसे बाहर की तरफ करते हुए एक शल दे देना है। देखिए सेंटर से सेंटर मिल चुका है। अभी इधर भी हमें एक शल देना होगा। देखिए यहाँ तक हमारा कैनवास आएगा तो उतना हमने मार्क कर लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे बाहर की तरफ करते हुए हमने सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा शल लग चुका है। चलिए यहाँ पर जो रेशे हैं उन्हें हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर इसे फिनिशिंग के साथ हमें देखिए मार्क कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें कफ को लगाना है। तो कफ लगाने के लिए देखिए जो कफ का हिस्सा है उसे हल्का सा आगे की तरफ होना चाहिए। देखिए हल्का सा आगे की तरफ रखते हुए एक बार फिर से देखिए, इसे हल्का सा आगे की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से जो स्टिचिंग की जाएगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ देखिए एकदम सिलाई से हल्का सा बाहर की तरफ होना चाहिए। और कैनवास के एकदम साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। देखिए यहाँ से हमें सिलाई बाहर आ जाएगी। देखिए इस तरह से अभी हमारी कफ यहाँ पर लग चुका है। किस तरह से मोड़ा जाएगा समझ लेते हैं। जो भी रेशेदार कपड़ा है उसे हमें अलग कर लेना है। देखिए इसे मोड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, इस तरह से आप आसानी से मोड़ लीजिए। अब इसकी स्टिचिंग भी जिस तरह से हमने कॉलर में स्टिचिंग की थी उसी तरह से की जाएगी। सबसे पहले जो फर्स्ट सल लगाया है उस सल तक हमें स्टिचिंग कर लेना है और यहाँ से इसे मोड़ लेना है ताकि आपका कप एक बार में ही फिट हो जाए। देखिए इस तरह से यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप हैंड पोजीशन को ज़रूर वॉच कीजिए किस तरह से हमारी हैंड पोजीशन है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए इस तरह से देखिए हमारा कप फिट हो चुका है। और इसे आप एकदम हल्के हाथ से फिट कीजिए। यहाँ पर देखिए जो आस्तीन का सेंटर आया है उसने कप के सेंटर से मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए हमारा कफ भी फिट हो चुका है। तो इस तरह से आप सेकंड कफ को भी फिट कर लीजिए। देखिए कफ भी फिट हो चुका है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा कफ एकदम परफेक्ट फिट हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी जेंट्स शर्ट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग सीख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।